हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में ये हमारा 24वां लेक्चर है, मतलब इसके पहले हम 23 लेक्चर और कर चुके हैं। आप शुरुआत से जाके जरूर पढ़ना चालू करें। जैसे ही आप लूसेंट स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपसे जो पहला पेज है हिस्ट्री का, वहां से हमने पढ़ना चालू किया और मैंने हर एक चीज बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाई है, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अभी तक क्या करते थे, आप सिर्फ फैक्ट याद करते थे और लूसेंट में इतने ज्यादा फैक्ट है कि वो याद ही नहीं हो पाते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं लगता है पढ़ने में। लेकिन हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसे पढ़ रहे हैं। किसी भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल में मैं हर चीज में आपको मैप याद करवा रही हूँ कि आप मैप में याद करिए, हर चीज इमेज के माध्यम से याद करिए, जिससे लंबे टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज बनी रहे। तो याद रखिएगा, आपको शुरुआत से अच्छे से करना है कवर। लास्ट तक मैं गारंटी लेती हूँ, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें जो पहले लगता था कि कंफ्यूजन है या याद नहीं होती थी, अब सब की सब याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत जरूर करिएगा। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है। इसके बाद जब हम पूरी लूसेंट देख लेंगे, पूरी लूसेंट कवर कर लेंगे, तो लास्ट में हमारा होगा कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। ये कहाँ होगा, तो याद रखिएगा, ये हमारे ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अभी से क्यों करना है, क्योंकि आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया टेस्ट। और टेस्ट देना क्यों जरूरी है, यहाँ पे देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास मौका है। फर्स्ट रैंक अगर जो लाता है उसको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा, जो सेकेंड प्राइज लाएगा उसको 2500 का इनाम, और जो थर्ड लाएगा तो थर्ड इनाम है आपका 1700 का। तो याद रखना है आपको, ये टेस्ट इसलिए भी देना है जिससे आप ये जो इनाम हमने रखे हैं उसका फायदा उठा सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, बिंदुसार, जो हमारा मौर्य साम्राज्य चल रहा था। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मगध, मगध का उत्कर्ष पढ़ा था। और मैंने आपको बताया कि जो हमारे 16 महाजनपद थे उसमें से मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। फिर हमने सबसे पहले जो डायनेस्टी पढ़ी थी वो था आपका हर्यक वंश। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश, और ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है ना। फिर शिशुनाग आया था, शिशुनाग के पास जो बाद जो तीसरा आया था वो आया था नंद वंश, है ना, महापद्म नंद जो था उसके बाद, और घनानंद लास्ट था। फिर चौथा आपका आता है मौर्य, मौर्य वंश। और याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा फेमस कब होता है आपका मगध, तो वो होता है मौर्य के टाइम पे। मौर्य के टाइम पे हम वर्ड यूज करते हैं मौर्य साम्राज्य, मतलब इतना बड़े एरिया में फैल गया था कि हम उसको उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मौर्य साम्राज्य। मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त जो है, सिकंदर वापस चला जाता है, तो सिकंदर किसको छोड़ जाता है, अपने सेनापति को, सेल्यूकस निकेटर को। किस वाले पोर्शन में, ये आपका जो पश्चिम वाला पोर्शन रहता है यहाँ पे, इस वाले इलाके में बोलता है सेल्यूकस निकेटर को, तुम ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ का जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है तुम देखोगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को हराता है। कब हटाता है, पंच मार के हटाता है, 305 ईसा पूर्व में। बनता कब है राजा, 322 में बनता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही हराएगा तो उसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का एरिया जो सेल्यूकस निकेटर के अंदर आता था, उसकी बेटी से शादी करेगा, पूरा इलाका किसके अंतर्गत आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। और यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे बहुत एरिया जीत लेता है। चाणक्य रहते हैं प्रधानमंत्री, वो बहुत सारे सिद्धांत देते हैं कि एक राजा को कैसे होना चाहिए और शासन कैसे होना चाहिए। इसके अलावा उनके सप्तांग सिद्धांत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप दूसरी चीजों में पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे आपका ज्यादा लूसेंट में दिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, बस सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीजें हैं, तो आपका मौर्य क्या, मौर्य साम्राज्य बनाता है, और मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है मौर्य साम्राज्य के टाइम पे। आप देखेंगे नंद वंश के टाइम पे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, है ना, ऐसा नहीं था कि शक्तिशाली नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है मौर्यों के टाइम पे। उसमें से भी सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं 298 तक, फिर वो जाते हैं कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, जैन धर्म फॉलो कर रहे होते हैं और संथारा पद्धति से अपने प्राण त्यागते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है यहाँ पे बिंदुसार। याद रखिएगा, पहला है बिंबी, याद है मैंने प्रतिबिंब से बनाया था, दूसरा है आपका बिंदु, बिंदी से याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बिंदुसार है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लगेगा मैं बार बार ये क्यों बता रही हूँ, आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा बार बार बिंदुसार और बिंबिसार में। एक आपका हो गया बिंबिसार और एक आपका हो गया बिंदुसार,
याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका प्रतापी राजा था, उसका बेटा बिंदी के नाम पे हमने रखा था, तो वो था बिंदुसार। बिंबिसार कौन था? प्रतिबिंब कौन था? मगध का, हर्यक वंश का पहला राजा था जिसने मगध को स्ट्रॉन्ग बनाना चालू किया, स्टैंडिंग आर्मी रखनी चालू की, है ना, सैनिक रखने चालू किए। तो ये आपका बिंबिसार है। अब बिंदुसार का क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही 298 में जाएंगे तो फिर 298 में उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार बन जाएगा। इसका उपनाम क्या था? अमित्र घात। अगर आपने अशोका मूवी देखी है तो ऐसे ज्यादा अशोक के पापा के बारे में नहीं बताता, अब ये अशोक के पापा हैं बिंदुसार, लेकिन ये भी काफी ज्यादा प्रतापी थे। इनका नाम जो है वो था आपके अमित्र घात। अमित्र, अमित्र मतलब हो गया आपके शत्रु, और उनका घात लगा के बैठने वाला मतलब विनाशक, तो इनका नाम ही था शत्रु विनाशक, अमित्र घात। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, हमने उनका क्या नाम बताया था? एक सेंड्रोकोट्स, याद है? और उसके अलावा जो आपके मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने उन्हें क्या बोला है? वृषल जाति का बोला है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखना है, एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में सब पूछा जाता है मित्रघात किसका नाम है, ठीक है। फिर आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। याद रखिएगा ये ना जैन धर्म फॉलो करते हैं ना बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं आजीवक संप्रदाय। अब अभी देखेंगे आजीवक संप्रदाय तीसरा जो है धर्म नहीं बन पाता है क्योंकि इतने सारे फॉलोवर नहीं होते, संप्रदाय रहता है ये छोटा सा। तो ये आपका आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं बिंदुसार, है ना। बिंदी जो है आजीवक को फॉलो करता है। आजीवक के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा ये हैं आपके मक्खली पुत्र गोसाल, या मक्खली से आप मक्खी से भी कर सकते हैं, एक तो है ना, एक तो आप मक्खी से भी कर सकते हैं, याद चाहे तो मक्खी। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम कुछ मक्खी से रिलेटेड है ना, मक्खली पुत्र। ये सिर्फ पुत्र से रिलेट कर सकते हैं कि उनके नाम में कहीं ना कहीं पे पुत्र आता है, ठीक है। गौसाल है तो गौशाला से भी याद कर सकते हैं, जैसे भी चाहे याद जरूर रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय आपको अशोक के टाइम पे दिखेगा कि उन्होंने कुछ आपकी गुफाएं जो है आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी, तो इसलिए आप आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था ये तो याद रखना ही है। चाहे तो मक्खी से याद रखिए, चाहे तो पुत्र से याद रखिए, चाहे आप गौशाला से याद रखिए, ठीक है। तो गौशाला बहुत सारी दी थी के टाइम पे, आजीवक संप्रदाय गौशाला से रिलेटेड हो गया। आजीवक संप्रदाय को फॉलो कौन कर रहा है? बिंदुसार कर रहा है, ठीक है। और वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया? भद्रसार कहा गया है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। एक तो था आपका अमित्रघात, ठीक है, अमित्रघात हो गया। बिंदुसार के लिए हमारी बिंदी जो है वो मतलब अमित्रघात, अपने दुश्मनों का घात लगा के बैठती है, शत्रु विनाशक है। उसके अलावा भद्रसार, और मतलब यहाँ पे भद्र से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल भद्र रूप में रहती है, ठीक है। फिर सीरियन शासक जो है एंटियोकस, उसका राजदूत जो है डाइमेकस, वो रहता है बिंदुसार के दरबार में, और ये हम शुरू में भी याद कर चुके हैं। याद है आपको? बिंदी हटाई हमने क्योंकि हमारी आंटी ने क्या लगाया था? डाई लगाया था बालों में, तो डाइमेकस हो गया, डाई लगाने से। बिंदी हटाई किसने? आंटी ने, तो एंटियोकस किसका हो गया? आंटी का हो गया, ठीक है। कहाँ के थे? तो सीरिया के थे, याद रखिएगा। ये इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता है कि सीरियन नरेश थे कि मिस्र के थे या कहीं और के थे, ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? राजदूत के बारे में पूछेगा कि उस टाइम पे राजदूत डाइमेकस, जो आपका डाई कौन लगा रहा था? हमारी आंटी लगा रही थी, उसके लिए हम बिंदी हटानी पड़ी थी, तो ये हो गया आपका बिंदुसार, ठीक है। अब देखिए अगर आपने ट्रिक से याद की है ना तो ये तीनों चीजें आपको कितने अच्छे तरीके से और बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। फिर जो ये आपका एंटियोकस प्रथम है, बिंदुसार ने उनसे क्या क्या मंगवाया था कि एक तो भाई क्या करना, तो मदिरा भेज देना, है ना, उसके अलावा अंजीर भेज देना, और एक दार्शनिक फिलोसोफर अपने यहाँ से भेज देना, हमारे यहाँ और ज्यादा जो विद्वान लोग हैं उनसे आके बातचीत करें और तुम्हारे बारे में भी हमें पता चले, है ना, सीरिया के जो वहां पे आपका दर्शन है उनके बारे में पता चले। तो क्या क्या बोला था? अब ये बोला था कि मतलब क्या क्या भेजना है, ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा कभी भी, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो आपका बिंदुसार है अब मदिरा मंगा रहा है, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा सुख प्रेमी टाइप के व्यक्ति हैं ये। उसके अलावा अंजीर, खाने पीने पे भी ध्यान दे रहे हैं, और दार्शनिक, तो उन्हें ये भी है कि हमारे दरबार में दार्शनिक लोग भी रहे, ना, फिलोसोफर भी रहे। तो इससे क्या पता चलता है कि बिंदुसार जो है वो भी अच्छे राजा में से थे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनने के मतलब चांसेस कम है, तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर आता है बौद्ध विद्वान है तारानाथ, उन्होंने क्या बोला कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आप देखेंगे कि अगर उनका बेटा थोड़ा सा कमजोर होता तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इतना बड़ा साम्राज्य बना के रखा है वो हैंडल नहीं कर पाता,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे ये बात पता चलती है कि बिंदुसार जो था वो भी काफी अच्छा शासक था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिलती नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमें जो फेमस है सबसे ज्यादा वो अशोक मिलता है, लेकिन बिंदुसार भी अच्छा शासक था। इनके टाइम पे 16 राज्यों पे क्या था, यहाँ पे ये 16 राज्यों के विजेता थे। इसके अलावा एक चीज हमें क्या पता चलती है कि इनके टाइम पे तक्षशिला में 2 विद्रोह भी होते हैं। तक्षशिला वाला पोर्शन आपका है ना पाकिस्तान में जो है, तो वहां पे आप देखेंगे कि पश्चिम वाले इलाके में इधर क्या होता है, विद्रोह होता है। विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्रों को भेजते हैं। उनमें से एक पुत्र है कौन, आपके अशोक। तो ये याद रखना है, विद्रोह हो रहे हैं मतलब लोगों ने सोचा कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो चलो मतलब हम अपना एरिया जो है वो स्वतंत्र कर लेते हैं, इसलिए विद्रोह कर देते हैं। तो फिर बिंदुसार कौन किसको भेजता है, एक सुसीम रहता है उसका बेटा और एक अशोक रहता है, तो दोनों को भेजता है विद्रोह दबाने के लिए। 2 बार वहां पे विद्रोह होता है ना, पश्चिम वाले इलाके में, तक्षशिला वाले इलाके में। तो ये हो गया बिंदुसार का। उसके अलावा अमित्रघात बोलते हैं, शत्रु विनाशक, मतलब अच्छा सेनापति भी रहा होगा, मतलब लड़ाई अच्छे से करता रहा होगा, योद्धा अच्छा रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा दार्शनिक वगैरह की भी बात कर रहे हैं, मतलब उसके दरबार में वो चाहता है कि दार्शनिक वगैरह भी रहें, ठीक है। डाइमेकस था ही जो एंटियोकस का क्या था, राजदूत था। फिर ये याद रखना है कि इनके सभा में 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। अब ये मंत्री परिषद वाला जो पोर्शन है ये किस में आता है, राजनीतिक व्यवस्था में। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे मोदी जी को अगर सलाह देनी होगी तो आपके पास क्या है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, अलग अलग हमने उनको डिपार्टमेंट दे रखे हैं। एक किसी को वित्त मंत्रालय दे रखा है, हमने किसी को रक्षा मंत्रालय दे रखा है, और सारे लोग जो हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रशासनिक लोग भी हैं जो आके क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को, मोदी जी को सलाह देते हैं। सेम ऐसे ही ये क्या है, आपकी 500 लोगों की मंत्री परिषद होती थी, जिससे राजा हर एक चीज के लिए सही डिसीजन ले। तो जब आपकी मंत्री परिषद बड़ी होगी, जब आपकी मंत्री परिषद हर एक फील्ड के लिए हमने रखी, हर एक विषय के लिए अलग अलग रखे हैं लोग, तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में हर एक फील्ड में काम हो रहा था, है ना। अशोक के टाइम पे आप देखेंगे कि हम जो आपका स्तंभ लेख है, शिला लेख है, ये सब भी बना रहे हैं। उसके अलावा इनका जो राज्य विस्तार है वो तो चल ही रहा है। कलिंग बचा हुआ था, कलिंग वाला एरिया जो है उड़ीसा में वो बचा हुआ था, उसको भी अशोक क्या कर लेता है, फिर कब्जा कर लेता है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, है ना, कि कहीं पे विद्रोह हो रहा है तो कैसे विद्रोह को दबाना है, कैसे शांति बना के रखनी है। क्योंकि जब आप देखेंगे आपका, जैसे मान लीजिए ये मैं आपका क्या बना रही हूँ, मैप बना रही हूँ भारत का, मान लीजिए भारत, और ये वाला इलाका तो आपका हो ही गया। इस इलाके में आप देख रहे हैं कि क्या है, हमारा मौर्य साम्राज्य इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है। अब इतने बड़े इलाके में है तो अब आपको प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रखनी पड़ेगी, शांति बना के रखनी पड़ेगी, जो व्यापार चल रहा है वो अच्छे से रखना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे रोड वगैरह का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे, है ना, जैसे व्यापार अच्छे से चलता रहे, तो वो सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या थी, इतनी बड़ी मंत्री परिषद थी कि सबको हमने काम बांट रखे थे, भाई तुम ये करोगे ये करोगे। फिर सारे लोग आकर क्या करते थे, आपके राजा को सलाह देते थे। फाइनल जो है वो कौन हेड होता था, तो आपका राजा होता था, वो डिसाइड करता था क्या करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और मंत्री परिषद 500 लोगों में से फिर एक हेड कौन होता था, तो इसका नाम था खल्लाटक। अच्छा, खल्लाटक को आप कर सकते हैं खलनायक से, ठीक है। खल्लाटक को आप किससे कर सकते हैं, खलनायक से, कि जो बिंदुसार के टाइम पे 500 लोगों की मंत्री परिषद थी, है ना, उसका एक क्या होता था, हेड होता था, जो बिल्कुल खलनायक टाइप का था, बहुत ही ज्यादा ऐसे क्रूर टाइप का था। तो ये खलनायक कौन था, बिंदुसार के टाइम पे 500 लोगों की मंत्री परिषद थी, उसका हेड हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था। तो ये हो गया आपका खलनायक, ठीक है। बिंदुसार के बारे में मेन चीज क्या याद रखनी है, पहला ये कि 298 में ये बनेंगे, जैसे ही आपके चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाएगी। फिर आपके अमित्रघात जो है, इनका उपनाम है, ये याद रखना है। उसके अलावा आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं, ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको डाइमेकस याद रखना है, और क्या याद रखना है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, क्योंकि इसमें अशोक जाता है विद्रोह को दबाने के लिए और अच्छे तरीके से विद्रोह वगैरह खत्म करके आता है, इसलिए जरूरी है, क्योंकि अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। महान अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे ही। मंत्री परिषद और खल्लाटक का आप थोड़ा याद रखिएगा। फिर आता है आपका अशोक के बारे में। अशोक आपके बिंदुसार का हो गया पुत्र। माता का नाम यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है, तो माता का नाम क्या हो गया, सुभद्रांगी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कब ये बना था, 269 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कब राजा बने थे, तो 269
BC, बिफोर क्राइस्ट, तब बने आपके अशोक राजा। ये ईयर क्यों याद रखना है, क्योंकि ईयर ओवरऑल आप याद रखिएगा कि कब बिंदुसार बने, कब अशोक बने। तो अगर आपको कभी आसपास की चीजें पूछी जाती हैं कि इस टाइम पे बिंदुसार था या अशोक था, तो आपको ओवरऑल टाइम पता रहे कि इतने से इतने के बीच में तो बिंदुसार था, तो ये शायद चीज अशोक के टाइम पे हुई होगी, क्योंकि आपको कभी कभी मतलब कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए टाइम थोड़ा बहुत याद रखना है कि 270 के आसपास कौन आ जाता है, आपका अशोक आ जाता है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ये भी याद रखिएगा। सुभद्रा से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, है ना, सुभद्रा से रिलेट कर सकते हैं। अशोक की माता का नाम सुभद्रा था। फिर सबसे पहले ये अवंती का राज्यपाल था। अवंती मतलब 16 महाजनपद में एक आपका महाजनपद अवंती भी था। अब इससे ये सीधे सीधे पता चलता है कि अवंती जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। वहां का राज्यपाल कौन था, तो आपका अशोक राज्यपाल हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे अलग अलग राज्यों के हम राज्यपाल बनाते हैं, है ना, वो सेंटर को बता रहे होते कि हाँ हमारे स्टेट में सब सही चल रहा है। सेम ऐसे ही राजा अपने बेटों को अलग अलग राज्य का राज्यपाल बनाता था। अलग अलग जो क्षेत्र होते थे उसमें से भी अवंती का कौन था, तो हमारा अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, फिर 269 में क्या बनता है, मगध का राजा बनता है, मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। और इनके टाइम पे हमें सबसे मेन चीज क्या मिलती है, अभिलेख। अभिलेख मतलब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अशोक के टाइम पे जो हमें इतिहास का पता चलता है वो मेनली पता चलता है इन इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे आप तो आपका प्लिनी हो गया, जस्टिन हो गया, उसके अलावा मुद्रा राक्षस में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो दूसरे दूसरे राइटर्स ने बताया है, जो बताया है हमें वही पता है। इंडिका में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पाटलिपुत्र कैसा था, सैनिक व्यवस्था कैसी थी। लेकिन अशोक के टाइम पे हमें कैसे पता चला, हमें पता चला पुरातात्विक साक्ष्यों से। वहां तो लिखा हुआ मिला, लेकिन यहाँ हमने जब देखा पुरातात्विक साक्ष्य, हमें शिलालेख मिले। शिलालेख है ना, आप देखेंगे शिला मतलब पत्थर, उसमें लिखा हुआ। शिलालेख मिले, स्तंभ लेख, स्तंभ बना होता था उसमें लिख देता था अशोक, तो उस वैसे लेख हमें मिले। उसके अलावा गुहा लेख, गुहा मतलब आपकी गुफा, गुफा में लिख देता था कुछ, तो उससे मिला। तो अशोक के बारे में हमें 3 चीजों से पता चला। एक तो हो गया आपका शिलालेख, पत्थर पे लिखा हुआ। दूसरा स्तंभ लेख, स्तंभ भी आपका पत्थर का ही है लेकिन वो स्तंभ है तो इसलिए स्तंभ लेख हो गया। और तीसरा हो गया गुहा लेख, मतलब गुफा में लिखा हुआ हमें मिला। तो यहाँ पे 3 हमें मिले और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अशोक कितना महान था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मेन उद्देश्य था या अशोक का उद्देश्य कुछ और था। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती है, कलिंग युद्ध कब होता है, ये सब हमें पता चलता है अभिलेख से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और फिर आपको याद करना है ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आया ना हमें शिलालेख स्तंभ लेख ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसी से हमें जानकारी मिलती है अशोक के बारे में। अब अशोक का नाम हमें कहाँ कहाँ मिला है, मस्की अभिलेख में मिला है, गुर्जरा में मिला है, नेत्तूर में मिला है, उडेगोलम में मिला है। जिसमें से 2 जो आपके मस्की है और गुर्जरा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्की आपका कर्नाटक वाला इलाका, गुर्जरा मध्य प्रदेश, है ना, दतिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अशोक का नाम ऐसे हर जगह अशोक नहीं लिखा हुआ है, बहुत जगह आपको नाम मिलेगा देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी। अब यहाँ पे ये जो प्रियदर्शी नाम लिखा हुआ है तो ये क्या दिखाता है कि किसी राजा के बारे में है। अब वो राजा अशोक है ये कैसे पता चलेगा, तो फिर जब हमने और जगह ढूंढा, सारे हमने आपके अभिलेख देखे, उसमें से कुछ अभिलेख में निकला, जैसे मस्की हो गया, गुर्जरा हो गया, आपका नेत्तूर हो गया, यहाँ पे निकला सीधे सीधे नाम कि ये अशोक राजा ने बनवाया है ऐसा करके। ठीक है, तो वहां से हमें पता चला कि ठीक है अशोक द्वारा बनवाया गया है। उसके अलावा भाब्रू अभिलेख आपको एक मिलेगा, ठीक है, भाब्रू इंस्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें ये बताया गया कि अशोक जो है वो मगध का राजा है। तो कंफर्म हो गया कि भाई अशोक जो है मगध का राजा है, मौर्य साम्राज्य का क्या है, उत्तराधिकारी था बिंदुसार के बाद। उसके अलावा इसने जितने भी क्या किए हैं, अभिलेख लिखे हैं, तो वे सारे अभिलेख किससे रिलेटेड हैं, अशोक से रिलेटेड है। क्योंकि कुछ कुछ जगह पे अशोक का नाम मिला है, कुछ जगह पे मिला है देवा नाम प्रियदर्शी, और कुछ जगह पे मिला है कि ये स्पेशली भाब्रू वाला याद रखना है। भाब्रू में क्या मिला है कि अशोक मगध का राजा था, है ना। तो आपका भाब्रू जो है इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ मस्की और गुर्जरा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे अशोक का नाम मिलता है। मैं ये आपका स्टार इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि ये याद ही रखना है
और सारी चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। लेकिन जहां पे मैं स्टार लगा रही हूँ, डबल स्टार, इतने सारे स्टार मैं इसीलिए लगा रही हूँ कि ये भूलना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, याद रखिएगा 8 वर्ष बाद, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध होता है, तो 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध होता है। बनते कब है? 269 में, 8 वर्ष बाद होता है, ठीक है, कलिंग युद्ध। ये कलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप देखेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे भारत में हमने बताया कि भाई इस वाले इलाके में, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, यहाँ अवंती तक बात फैल गई है, ठीक है, गुजरात आपका सब इंक्लूड है। हमने सुदर्शन झील के बारे में पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनती है, अशोक का वहां पे हमें क्या मिला? इंस्क्रिप्शन मिला है, मतलब वहां तक कब्जा रहा होगा। ये आपका जो इधर वाला इलाका था, उड़ीसा वाला इलाका, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा वाले इलाके में क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जंगल मिलेगा बहुत ज्यादा। जब उस टाइम पे तो जंगल रहा ही होगा, आज से हम कब की बात कर रहे हैं? 269 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जंगल वंगल वाला एरिया रहा होगा, तो यहाँ पे क्या रहती थी? यहाँ पे बढ़िया ट्राइब्स रहती थी, जनजातियां रहती थी। तो यहाँ पे जो कलिंग वाला राजा था वो कैसा था? ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए कि बाहुबली में वो जो दूसरी सेना आती है खतरनाक वाली, है ना, वो जो ऐसे जीभ टक टक करके बात कर रहे होते, तो आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ है अशोक की सेना या बाहुबली की सेना, दूसरी तरफ है उनकी सेना, कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ऐसे क्रूर टाइप के हैं और इनको कोई हरा नहीं पाता है, ऐसा चल रहा था। तो कलिंग पे हमला नहीं किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, बिंदुसार ने भी, लेकिन अशोक ने बोला कि भाई इतना ही इलाका क्यों बचा हुआ है, हम इसको भी कब्जा कर लेते हैं, और तो इतना बड़ा हमने जीत ही लिया है। तो कलिंग पे क्या करता है? आक्रमण करता है अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्योंकि अब जैसे ये ऐसे लोग थे कि पूरे जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं युद्ध में। और अगर आपने अशोका मूवी देखी है तो आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हुआ था यहाँ पे, इस युद्ध में लोग मारे गए थे। तो युद्ध जो था बहुत ही ज्यादा कैसा था यहाँ पे, मतलब बहुत ही लोगों की क्या हुई थी? डेथ हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो क्या बोला जाता है कि फिर अशोक का हृदय परिवर्तन होता है कि यार इतना मार काट नहीं करना है, उसके बाद ही वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कुछ और चीजें भी इसमें ऐड करते हैं, वह अभी हम देखेंगे। तो आपका कलिंग पर क्या होता है? आक्रमण होता है। राजधानी क्या थी? तोसली थी, याद रखिए तोसली। और इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो ये ऐसे LI लिखेंगे, तो तोसाली भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका तोसाली है, तोसाली अगर पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे से हो जाएगा साली, तोसाली जी बताओ क्या करना है, तो साली से रिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साली किसकी? कलिंग, मतलब ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अशोक की साली कहाँ रहती थी? कलिंग में रहती थी। तो कलिंग की राजधानी हो गई तोसाली में। 261 8 वर्ष बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व में करता है युद्ध। और ये सब चीजें हमें पता कैसे चली? हमें पता चली 13वें शिलालेख से। याद रखिएगा, आपको पता चलेगा कि शिलालेख टोटल 14 थे। तो 14 मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ 14 जगह पे लगे हुए थे, ये इसका मतलब नहीं है। 14 मतलब जो यहाँ पे लाइन है ना, वो 14 लाइन है, इसीलिए हम 14 शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। इसमें से जो 13वीं लाइन है, 13th नंबर की जो लाइन थी, हर जगह 13 नंबर की जो लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है? कलिंग के युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद होता है, मतलब 261 ईसा पूर्व में होता है, 261 ईसा पूर्व। याद रखिएगा ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। और आपका ये 8 साल ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कब बैठे थे 269, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उससे 8 साल रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अशोक से रिलेटेड। अशोक आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक मतलब टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर मिस्र का राजा है फिलाडेल्फस, उसका राजदूत है डायोनिशियस। ये भी हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, है ना। डायोनिशियस, निशी से याद किया था हमने, फिलाडेल्फिया से फिलाडेल्फस याद किया था। मिस्र का राजा जो अशोक के दरबार में, मतलब मिस्र के, आप इजिप्ट देखेंगे बहुत दूर है, वहां के राजाओं का क्या आता था? राजदूत अशोक के टाइम पे हुआ करता था। राजतरंगिणी जो कल्हण जी ने लिखी है उसमें है कि अशोक शुरुआती दौर में शैव धर्म को मानता था। फिर क्या होता है? निग्रोथ, यहाँ पे याद रखिएगा, निग्रोथ जो है ये बौद्ध भिक्षु हैं आपके, उनके प्रवचन से बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। इसके अलावा उपगुप्त जो है, ये उपगुप्त नाम याद रखिएगा, निग्रोथ याद रखिए ना रखिए,
उपगुप्त जरूर याद रखिएगा कि उपगुप्त जी ने क्या किया था, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उपगुप्त का आप क्या कर सकते हैं, उपगुप्त ने बहुत गुप्त रूप से अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो ये हो गया आपका उपगुप्त, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा। फिर राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद वो क्या करते हैं, बोध गया जाते हैं। मतलब 8 वर्ष, जैसे 8 वर्ष बाद क्या हो गया, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया। 10वें वर्ष में, मतलब 10वें वर्ष में कहाँ जाते हैं, बोध गया जाते हैं। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करते हैं, है ना, जहाँ पे आपके गौतम बुद्ध की क्या होता है, जन्म होता है, तो लुम्बिनी जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये 10वें वर्ष बोध गया। और ये बस याद आप रख सकते हैं कि लुम्बिनी वाले इलाके में गए थे और बोध गया गए थे जैसे ही वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तब। उपगुप्त याद रखना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रुम्मनदेई और निगाली सागर स्तंभ लेख याद रखिएगा, ये स्तंभ लेख है, स्तंभ पे लिखा हुआ है। रुम्मनदेई इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक के बौद्ध मत की आस्था से संबंधित यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिस्टोरियंस स्पेशली जो आपके इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो आपका अशोक है, आप देखेंगे इस वाले पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ भारत वाले पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, कलिंग भी जीत गया है, तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो आपके मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ रहा है। और कलिंग युद्ध में अशोक ने देखा कि भाई मार काट बहुत ज्यादा हो रही है एक एरिया को कैप्चर करने के लिए। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, इतना एरिया तो हमने कर लिया कब्जा, अब क्या करना है, अब मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारा जितना भी एरिया कवर्ड है, जितना भी मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है, वहां शांति बनी रहे। और इस शांति के लिए, शांति बने रहने के लिए क्या किया अशोक ने हर जगह अपने अभिलेख लगवाए और उसमें ये लिखा, जैसे आपके स्तंभ लेख हो गया, उसके अलावा आपका शिला लेख हो गया, वहां पे बताया कि भाई आपको क्या करना है, आपको अपने जो बड़े हैं उनका आदर करना है, पशु पक्षियों को मारना नहीं है, हानि नहीं पहुंचानी है। तो ये क्या था, अहिंसा के वो रास्ते पे चल रहे थे। तो बहुत सारे, और उसके अलावा आप देखेंगे कि रुम्मनदेही में, उसके अलावा बोध गया गए, आपके लुम्बिनी गए, तो वहां बौद्ध धर्म को उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा सपोर्ट किया। फिर तो बहुत सारे लोग स्पेशली बौद्ध धर्म वाले मानने लग गए कि वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हिस्टोरियन बोलते हैं कि क्योंकि वो एक राजा थे तो उनके दिमाग में ये था कि इतने बड़े एरिया को मुझे कैसे, मतलब बिल्कुल शांत रखना है, पीसफुल, शांति बने रहे हर जगह। तो क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार। सीधे आपके अशोक ने कभी नहीं बोला था कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना, उन्होंने बोला था हम धम्म कर रहे हैं, धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और धम्म क्या था, धम्म में अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे आपको अशांति, मतलब शांति प्रमोट करनी है ना, सत्य अहिंसा प्रमोट करना है, उसके अलावा बड़ों का सम्मान करना है, ये सारी चीजें थी। तो धम्म क्या था, वो ये नहीं कह रहे थे कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो कहते थे हम धम्म का प्रचार कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था, जिससे पूरे जगह पे शांति बनी रहे। अब देखिए बिंदुसार के टाइम पे क्या होता है, 2 आपके विद्रोह होते हैं। अशोक को लगा कि अगर यही चलता रहेगा, शांति नहीं आएगी, तो फिर क्या मतलब है। अच्छा, इसके अलावा जो इनके 14 अभिलेख, आपके क्या है, अभिलेख है, 14 शिलालेख है, उनमें से एक में यह भी लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि अशोक जो है युद्ध नहीं लड़ सकता, उसकी तलवार भैया अभी भी है खतरनाक, आप उंगली मत करिएगा। इसका मतलब ये था कि अगर कोई सोचेगा विद्रोह के बारे में, तो भाई अशोक ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म फॉलो कर रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है, तो कदम नहीं उठा सकता है ना, या कोई कुछ भी कर सकता है उनके पीठ पीछे। तो अशोक ने ये धमकी भी दे के रखी थी कि कोई कुछ करना भी नहीं तो ऐसा नहीं है कि मेरी तलवार बिल्कुल मैं उठा नहीं सकता हूँ, जिससे शांति बने रहे, पूरे इतने बड़े इलाके में शांति बनी रहे। इसके लिए क्या क्या किया उन्होंने, बौद्ध धर्म के लिए स्तंभ लेख जो है उसमें बौद्ध धर्म का जो है वो धम्म के रूप में प्रचार प्रसार किया, उनकी अच्छी अच्छी जो बातें थी बौद्ध धर्म की उनका प्रचार प्रसार किया, खुद बोध गया गए, उसके अलावा लुम्बिनी गए। ठीक है, जो अशोक का 7वां स्तंभ लेख है, मतलब स्तंभ जो है उसमें 7वें नंबर पे जो है उसमें आजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने क्या किया था, बराबर की पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी उदयगिरी उड़ीसा में। तो यहाँ पे उन्होंने 4 गुफाएं दान की थी। देखिए अब ये है कि अगर बौद्ध धर्म फॉलो कर रहे हैं वो, तो और दूसरे धर्मों को, संप्रदायों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो राजा का मेन उद्देश्य क्या था, शांति बनी रहे, अहिंसा का हमें सपोर्ट करना है। तो वो आपके बौद्ध धर्म की जो अच्छी बातें थी उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके अलावा आजीवक संप्रदाय को भी उन्होंने सपोर्ट किया, बराबर की गुफाएं थी, वहां पे उन्होंने 4 गुफाएं बनवाई।
नाम क्या था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। नाम ये पूछे जाने के चांसेस कम है कि बराबर की जो आपकी पहाड़ियां हैं वहां पे जो 4 गुफाएं हैं उनका क्या नाम है। ये जरूर याद रखिएगा कि बराबर की गुफाएं, बराबर की जो पहाड़ियां हैं वो अशोक ने वहां पे 4 गुफाएं बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? आजीवक संप्रदाय के लिए। उसके बाद जब पौत्र आता है अशोक का, जिसका नाम रहता है दशरथ, ये आपका बिंदी नहीं है यहाँ पे, ये है दशरथ, ठीक है। तो दशरथ क्या करते हैं, फिर एक और गुफा बनाते हैं जिसका नाम रहता है नागार्जुन गुफा। ये बनवा के आजीवक संप्रदाय को दान देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आजीवक संप्रदाय के लिए भी क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। आजीवक संप्रदाय को भी क्या मानते हैं? बराबर मानते हैं। और ये कहाँ पे लिखा है? 7वें स्तंभ लेख में लिखा है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। 13th में क्या लिखा हुआ है? कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। 7वें में क्या लिखा हुआ है? 7वें स्तंभ लेख में ये आपका शिलालेख है। स्तंभ वाला अलग है, शिला पत्थर वाला अलग है, ठीक है। इसमें 14 लाइनें हैं, इसमें 7 लाइनें हैं। ये 7वें में क्या लिखा हुआ है? बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने दान दिया था, गुफा बनवाई थी आजीवक संप्रदाय के लिए। फिर उनके पौत्र आते हैं दशरथ, वो नागार्जुन की गुफा बनवाते हैं वहीं पे, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि हमने तो ये बात कर ली कि अशोक ने क्या क्या किया है, अच्छे अच्छे काम क्या किए हैं, कलिंग का युद्ध क्या होता है, कहाँ पे होता है ना, कब होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये इसके अलावा जो शुरुआत में उस शैव धर्म को फॉलो कर रहे थे, अवंती के राज्यपाल थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती के राज्यपाल थे, ये पूछा जाता है, ठीक है। रोमन देश के अलावा आप देखेंगे मशकी और गुर्जरा, यहाँ पे अशोक का नाम मिला है। भाबरू में मगध का राजा, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार रिवाइज करना है ना, एक बार में नहीं होगा। भाबरू का आप मतलब जिससे चाहें, ब्रो से चाहें तो ब्रो से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आजीवक संप्रदाय के लिए क्या किया था, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को सब धर्मों के बराबर माना था, इसलिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थी, ठीक है। अब इसको रिलेट करना हो अगर, तो देखिए झोपड़ी बनवाई सुदामा के लिए, जहां पे वो चौपाल खेलता था, क्या लेकर? कर्ज लेकर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे अशोक ने बनवा दी, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई, लेकिन वहां पे जो सुदामा नाम का व्यक्ति था वो एक झोपड़ी बना के रहता था, वहां पे उसने कर्ज ले रखा था और क्या खेलता था? चौपाल खेलता था। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो कर्ज, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये हो जाएगा। नागार्जुन जो है, याद रखिएगा, दशरथ ने नागार्जुन को बाद में भेजा था आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है। तो दशरथ हो गया, उन्होंने कौन सी बनवाई है? नागार्जुन गुफाएं बनवाई है। बिंदुसार जो है आपके, वो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। और जो आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, मक्खलीपुत्र, मैंने बताया है, गौशाल से आप रिलेट कर सकते हैं ना, कि जो है वो गौशाला बनवा के रखते हैं हर जगह, गायों की देखरेख करते हैं, इसलिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर आता है अशोक के जो पुत्र हैं, उनके पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। ये आपको बहुत जगह मिलेगा, है ना। महेंद्र और संघमित्रा, ये इनको बोलते हैं, भेजते हैं श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अच्छा, आप देखेंगे कि अशोक ना सिर्फ अपने यहाँ शांति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बल्कि आसपास के भी जो देश थे उनके यहाँ भी बोल रहे थे कि भाई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम प्रेम भाव से भी रह सकते हैं। तो श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। शिलालेख की जो लिपि है, मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि भाषा और लिपि, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर क्या है। तो यहाँ पे हम लिपि की बात कर रहे हैं, ना कि भाषा की, याद रखिएगा, लिपि की बात कर रहे हैं। लिपि कौन कौन सी यूज कर रहे थे शिलालेख में? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। अब आप कहेंगे इतनी लिपि क्यों यूज कर रहे थे? जैसे आपकी इंग्लिश वाली एक लिपि हो गई, है ना, हिंदी वाली एक लिपि हो गई। तो ये आप देखेंगे कि ये जो लिपि है ये अलग अलग है आपकी, है ना। फ्रेंच लिखने का तरीका अलग है, चाइनीज लिखने का तरीका अलग है, तो उनकी स्क्रिप्ट अलग है। सेम ऐसे ही मान लीजिए ये आपकी 4 स्क्रिप्ट है, 4 अलग अलग लिपि हैं। तो अशोक ने देखा कि भाई जो सबको समझ में आए, ऐसा तो है नहीं कि भारत में जो मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ की लैंग्वेज आपके पाकिस्तान वालों को भी समझ में आनी चाहिए या अफगानिस्तान वालों को भी समझ में आनी चाहिए। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इन्होंने लिपि दूसरी चेंज की है जो यहाँ के लोगों को समझ आए। भारत में इन्होंने किसका, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया है ना। ब्राह्मी लिपि आपकी जो होती थी उस टाइम पे, उसका उपयोग किया है भारत के लिए। खरोष्ठी का उपयोग किया है पाकिस्तान वाले इलाके के लिए। अब देखिए आपके अशोक ने इतना भी ध्यान रखा कि भाई कौन सी लिपि कहाँ पे यूज करनी है जिससे लोगों को समझ में आए। ये नहीं कि हम एक ही चीज हर जगह कर रहे हैं, वहां के लोग पढ़ ही नहीं पा रहे कि भाई ये अशोक जो है आपका राजा क्या यहाँ पे क्या लिख के गया है ना। तो उन्होंने उनकी लिपि में बताया। ग्रीक और अरमाइक आपको अफगानिस्तान वाले में मिलेगा, अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक, उसके बाद खरोष्ठी और भारत वाले इलाके में ब्राह्मी। ये 4 लिपि अशोक ने यूज की थी अपने शिलालेखों में।
शिलालेख की खोज सबसे पहले होता है 750, ये 1750। ये आप एक अगर हटा देंगे तो 750 भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे हुआ होगा, तो हम 1700 तक तो वैसे भी आ जाएंगे। या सीधे सीधे याद करिए 1750 में किसने की थी, पी फैंथलर ने। ठीक है, ये क्या हो गया था, फैन हो गया था अशोक का कि भाई कितनी बड़ी चीज की है अशोक ने, इतनी दूर दूर तक अपने शिलालेख जो है वो बनवा रखे हैं। तो शिलालेख 1750 फैन हो गया था फैंथलर। लेकिन पढ़ने में पहली सफलता, अब देखिए ब्राह्मी लिपि को पढ़ना, खरोष्ठी को पढ़ना, तो ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ा था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ईयर भी इंपॉर्टेंट है और जेम्स प्रिंसेप भी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका प्रिंस था, प्रिंस ने पहली बार पढ़ा था आपके शिलालेखों को अशोक के, और बताया कि भाई ये अशोक से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं नाम नहीं मिल रहा था। एक दो जगह फिर नाम मिला, एक जगह भाबरू में मिला कि मगध का राजा था, तब वो सारा कनेक्ट हो पाया। तो आपका जो प्रिंस था उसने बताया 1837 में कि ये जो आपका पढ़ने में सफलता प्राप्त की। खोज किसने की थी, 1750 में जो फैन हो गया था, फैंथलर। फिर स्तंभ की बात करें, अगर हम स्तंभ की बात करें तो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ पे ऐसे 7 आप इमेजिन कर लीजिए, 7 लाइनें लिखी है, 7 है उनकी संख्या, ये ब्राह्मी में लिखे गए हैं। ठीक है, तो स्तंभ आपके ब्राह्मी में है। फिर प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग में एक स्तंभ हुआ करता था जो कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो आप देखेंगे अकबर, फिरोज शाह तुगलक, ये क्या करते हैं, अशोक के जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ ये आपके ऐसे बने होते थे, एक पूरा पत्थर होता था, उसको बहुत नीचे में ऐसे गाड़ देते थे, उसी में अशोक लिखवा देता था, और डिजाइनर आपका वो पूरा पत्थर होता था, स्तंभ होता था, ऊपर यहाँ डिजाइन बनवाता था। तो ये क्या होता था कि ये जो है, अब जैसे अब अकबर ने देखा कहाँ पे, कौशाम्बी वाले इलाके में, तो वो इलाहाबाद उठा के ले आया, प्रयाग अपने इलाहाबाद किले में। फिर फिरोज शाह तुगलक देखता है तो टोपरा और एक मेरठ वाले इलाके से दिल्ली उठा के लाता है। तो क्या करता है, सीधे उठवा के अपने यहाँ दिल्ली में लाके रखवा लिया फिरोज शाह तुगलक ने। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि कहाँ, जैसे दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक जो लाता है, मेरठ से लाता है, टोपरा से लाता है। ठीक है, प्रयाग में कौशाम्बी से अकबर लाता है, तो अकबर ने भी शिफ्ट किया था अशोक का स्तंभ लेख। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों तो याद ही रखना है, और ये फैंथलर याद रखना है। कौन कौन सी लिपि यूज हुई है ये भी याद रखना है। ठीक है, जितनी चीजें मैं आपको डबल टिक बता रही हूँ या स्टार बता रही हूँ, वो तो और अच्छे तरीके से याद रखनी है, उसको दिमाग से बिल्कुल नहीं हटा सकते। ठीक है, चलिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। चलिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।